अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। चीफ जस्टिस ने एक्सटेंशन लेने से मुताल्लिक सारे अबहाम दूर कर दिए। काजी फायज ईसा ने साफ साफ बता दिया है कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन नहीं लेंगे। नए अदालती साल की तकरीब के अख्ताम पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि मुझे बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि बाकियों की मुलाजमत में तोसी करना चाहते हैं तो शौक से करें, लेकिन मैं अपने लिए तोसी कबूल नहीं करूँगा। सहाफ़ियों ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर तमाम जजेस साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक है। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब देते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से बात हुई थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अटॉर्नी जनरल भी थे, लेकिन इस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। इस मीटिंग में वजीर कानून ने कहा था कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि बाकियों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी है तो आपका इख्तियार है, लेकिन मैं अपने लिए तोसी नहीं लूँगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूँगा या नहीं। यानी चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया कि वो इस साल अक्टूबर में रिटायर होकर घर चले जाएंगे। यानी अब उनके पास महज 48 रोज़। अब चीफ जस्टिस ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार किया है। इससे पहले आजम नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह भी ये कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया। ये दोनों रहनुमा क्या कह चुके हैं, जरा उसकी जो झलक है आपके सामने रखता है। बार बार बात करना गैर मुनासिब है। मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है। और मैं अब चीफ जस्टिस के बयान से यह भी वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए कानून ला रही है। गो कि हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही थी कि हुकूमत ये कानून लाना चाहती है, लेकिन इसके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। आज बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक ही इदारा बचा है जिसकी तबाही की कोशिश हो रही है। फ्रॉड इलेक्शन को बचाना चाहते हैं, इंतखाबी धांधलियों के खुलने से डरे हुए हैं। काजी फायज ईसा को दोबारा मुस्तरद किया गया तो मुल्की तारीख की भरपूर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। काजी फायज ईसा मुल्की तारीख का एक जानिबदार तरीन जज। अब इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन कहते हैं कि काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए हुकूमत जिस तरह हाथ पाँव मार रही है, हम इसकी राह बनेंगे और वकला तहरीक चलाएंगे। साहब की एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में मिनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए जिस अंदाज से कानून साजी या आइन साजी के लिए ये हाथ पांव मार रहे हैं, रबर स्टैंप बना रहे हैं पार्लियामेंट को, ये काबिल अफसोस है। हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं, मुखालफत करेंगे, हम उसके लिए तहरीक चलाएंगे और पूरे पाकिस्तान में लॉयर्स मूवमेंट इंशाअल्लाह उस वक्त से शुरू हो जाएंगी और आपको नजर आएगा और पूरे पाकिस्तान की आवाम निकलेगी इनके खिलाफ। अब सवाल यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस एक्सटेंशन लेने से इनकार कर चुके हैं, तो क्या हुकूमत अब भी ये कानून लाएगी? तो इसका जवाब सीधा सा है कि हुकूमत इसके बावजूद भी कानून ला सकती है। मुमकिन है हुकूमत आईनी तरमीम में जजेस की तकर्री का वही तरीकाकार ले आए जैसा कि पाक फौज के सरबराह के मुंतखब करते वक्त होता है। यानी ये खबर भी फ्लोट कर रही है कि 5 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने का कानून लाया जाए। यानी 5 का पैनल आए और उस पैनल में से किसी एक को पिक किया जाए चीफ जस्टिस के लिए, और अल्टीमेटली किसने करना है, इसको हुकूमत पे छोड़ा जाए। हुकूमत का मतलब क्या है? कैबिनेट है जिसका सरबराह वज़ीर आज़म होता है कि जो ये फैसला करे कि नया चीफ जस्टिस कौन होगा। अभी तो ये कानून है कि जो सीनियर प्यूरी जज होता है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। मुमकिन तौर पर यह खबर भी फ्लोट कर रही है अब सीनियर तरीन जज बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर भी बॉल हुकूमत के कोर्ट में होगी कि वो किसको चीफ जस्टिस बना दे। और आज मुजव्वज़ा तरमीम के हवाले से इत्तेहादियों की अहम बैठक भी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया देंगे जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर बात की जाएगी। यानी हुकूमत अहम तरीन आइनी तरमीम पर खिचड़ी पका रही है और यही वजह है कि पीटीआई हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नामजद करे। अब तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो बानी पीटीआई को केसेस में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो यही समझती है ना कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा कि वो तहरीक इंसाफ की तवक्को के मुताबिक उतरें, क्योंकि वो भी अपनी साख पर समझौता नहीं होने देंगे। और अगर वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ पर रिलीफ देते हैं तो फिर हुकूमत उनकी जानिबदारी पर सवाल उठाएगी। बहरहाल हुकूमत तो ईवान में अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी कर रही है। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी एवाद में ज़ेरे गौर है और इस बिल पर भी ये तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाकर अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होना चाहती है, मर्जी के जजेस को अपॉइंट करना चाहती है और ऐसी कोई भी कानून साजी तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल नहीं होगी। यही वजह है कि अली मोहम्मद खान कहते हैं कि अगर अदलिया के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए आइन में छेड़छाड़ की गई
तो ये अदलिया पर हमला तस्वुर होगा। बैरिस्टर अली जफर भी इससे पहले इसे जुटी कह चुके हैं। से आया है एक कानून जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 7 जजेस की तादाद बढ़ा दें। 7 का नंबर भी बड़ा अहम है। अगर आप डिटेल में जाएं, क्योंकि जिस किस्म का मामला चल रहे हैं आपको नजर आएगा कि 7 की वजह क्या है। लेकिन इससे पहले कि मैं 7 की वजह बयान करूं, ये बढ़ा देंगे प्लान एग्जैक्टली चेयरमैन साहब ने सही कहा। ये बढ़ा के करने का मकसद ये है कि जुडिशल स्टैकिंग हो रही है, जुडिशल कू की कोशिश की जा रही है। 2 जजेस बढ़ाने को हम तैयार हैं, आप 7 को 2 कर दें। अगर कानून की आड़ में जजों के टेन्योर से खेला जाता है, अगर अपने जाती मकासद के लिए जजों की तादाद से खेला जाता है, या सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम किया जाता है, आला अदलिया पे अटैक किया जाता है, ये हमला है पाकिस्तान। क्योंकि तमाम इदारे बकौल इमरान खान साहब, कोई अब किसी इदारे की तरफ नहीं देख रहा, सिर्फ जुडिशरी की तरफ जो है वो देख रहे हैं। और जुडिशरी की हालत ये है कि हुकूमत हाथ धो के उनके पीछे पड़ गई है। इस वक्त पूरी कौम को अपनी अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो मजबूत फैसले दे सकें। इसी में सबकी बका है। अब सियासी रस्साकशी में एक आईनी इदारे को दरमियान में लाया जा रहा है जो मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को गुज़श्ता कुछ अरसे में सियासी केसेस में उलझाया जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह सियासी लीडरशिप का एक दूसरे पर अदम एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट में अवामी मफादात से जुड़े कई केसेस ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 16 से 31 अगस्त तक ज़ेर इल्तवा मुकदमा जारी की गई और रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,508 हो गई है। गुज़श्ता 15 रोज़ में 861 मुकदमात का इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 33,269 सिविल और 10,335 फौजदारी अपीलें, जबकि 28 अज खुद नोटिस ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2064 नजर सारी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। इसके अलावा HR सेल की 134 दरखास्तें और 3,361 जेल पटिशन्स भी ज़ेर इल्तवा हैं। अब हुकूमत जजेस की तादाद में इजाफा इसी कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस को निपटाया जा सके, लेकिन हुकूमत या ऑपोजिशन दोनों अपना किबला दुरुस्त करने को तैयार नहीं। सियासी मफादात की खातिर इदारों को घसीटने का अमल आज भी जारी है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन का प्रॉब्लम है और इसके अंदर हुकूमत अपनी बका तलाश कर रही, अपनी लेजिटिमेसी तलाश करने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। तो ये जो मौसम गर्मा की तातीलात और जो छुट्टियां हैं, सालाना तातीलात हैं, उसके बाद जो नया अदालती साल शुरू हो रहा है उसमें कुछ पिटिशन्स के टेकअप करने की बात भी हो रही है। अब कितनी जल्दी लगती है, इस हवाले से भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज बताया है कि अब जजेस कमेटी ये फैसला करती है। कोई एक जज फैसला नहीं करता बल्कि जजेस कमेटी करती है। और फिर मुझे सवाल कैसे हो सकता है कि आपने फला केस नहीं लगाया, क्योंकि जब से जजेस कमेटी आई है तो मुझे तो पता भी नहीं होता कि मेरे साथ जो बैठने वाले जजेस हैं वो कौन हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज ही जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब खिताब किया है तो वो ये कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि अगले साल में जो है एक केसेस को सूरत के साथ निपटाने की कोशिश करें। वो कैसे करेंगे अगला साल, क्योंकि 48 रोज़ बाकी हैं, तो उसमें यह दिया भी मिलता है कि भाई 48 रोज़ बाद सुबकदोश हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, या फिर अगले साल का कोई प्लान भी है। तो ये भाव भी मौजूद है। ताहम अब ये सारा फैसला तो लगता यूं ही है कि पार्लियामान के अंदर होगा, और पार्लियामान में नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, जोड़ तोड़ उसके लिए भी हो रहा है। तो इस वक्त कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मंदोखेल साहब, आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक्सटेंशन से मुताल्लिक बात तो की है, लेकिन जाहिर है ये अब डोरियां हुकूमत के हाथ में है कि हुकूमत कोई आईनी तरमीमी पैकेज या कोई बिल लेकर आती है और पार्लियामान ने फैसला। तो क्या कोई ऐसी बात हो रही है हुकूमती सर्कल्स के अंदर, क्वार्टर्स के अंदर, क्योंकि आज इशाइया भी है शहबाज शरीफ साहब का, तो क्या इस पर गौर कर रही है हुकूमत? जी मंदोखेल साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज इशाइया भी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के यहाँ, तो क्या हुकूमत गौर कर रही है कोई आईनी तरमीमी पैकेज या कोई बिल लाने का? देखिए, बहुत सारे मामले हैं। अब देखो, जब कोई चीज़ फाइनल होगी तो आपके सामने आ जाएगा। अब इशाइया को भी आप सस्पेंस बना रहे हो, ये तो हमेशा होता रहता है। इशाइया हुकूमती या इत्यादि मेंबरान के आपस में डिस्कशन के या मिल मिलाप के या असम्बली का कोरम पूरा होने के लिए ये डिस्कशन तो सारा साल जारी रहता है। इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की नहीं, लेकिन मंदोखेल साहब, सियासी लोग जब बैठते हैं तो गुफ्तगू भी सियासी होती है। वो इशाइये पे बैठे या किसी की खबरगिरी के लिए जाए, किसी की तीमारदारी के लिए जाए, तो सियासी बात ना हो, ये हो नहीं सकता ना सर? जी बिल्कुल होगी। मैं तो आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि ये डिस्कशन और गुफ्तगू और इशाइया और ये खाना पीना, ये तो सारा साल चलता रहता है सियासी लोगों के बीच में। लेकिन साल का ये जो वक्त है ना सर,
ये जो वक्त है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी असेंबली का सेशन चल रहा है और इस सेशन में शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा, जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी बड़ा स्टैंडिंग ऑर्डर है कि आपने ना तो शहर से बाहर जाना है ना मुल्क से बाहर जाना है, क्योंकि अहम कानून साजी होने जा रही है। तो मैं तो इस ज़मन में आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई को प्लान है किसी आईनी तरमीम को टेबल करने का? देखिए, मैं अब कानून के तालिब इल्म की हिस्से से, और खुद कल चीफ जस्टिस साहब ने माना भी है कि ये तजावीज़ आई है। मेरा ये कहना है कि आइन का आर्टिकल 177 ये कहता है 177 कि हाई कोर्ट से, किसी हाई कोर्ट से आप जज ले सकते हो, या जिस वकील की 15 साल एक्सपीरियंस हो उसको आप सुप्रीम कोर्ट के जज बना सकते हो। दूसरा आर्टिकल है आइन का 182 182, उसके तहत ये होता है कि जो जज रिटायर्ड होता है 65 साल की उम्र में, फिर 3 साल के अंदर आप उसको दोबारा हेड ऑफ जज ले सकते हो। यानी 65 साल में वो रिटायर हुआ है, 3 साल मजीद ये हो गया 68 साल, 1 साल आपने हेड ऑफ लिए तो ये होगा 1 कम 70 साल। तो क्यों ना हुकूमत जो ना वो ये चीज नहीं कर रही है कि जजेस की उम्र जो है ना वो 65 के बजाय 68 कर ले, ताकि आइंदा 2-4 साल में भी जजेस की कमी ना हो। और हाई कोर्ट में पहले से जो जजेस की कमी है उसको वहां पे उसके एलिवेशन हम कहते हैं, वो एलिवेटेड होने से पहले हम इसको कर ले। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे तजावीज होने चाहिए, अगर नहीं भी अंडर कंस्ट्रक्शन तो होने चाहिए। अगर जजेस की उम्र की हद बढ़ाने की कोई तजवीज़ पार्लियामान में आती है, या वो किसी बिल की सूरत में या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सूरत में आती है, ज़ाहिर अमेंडमेंट ही करनी पड़ेगी, तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी? मैं कदनस रुकन के हिसाब से मैंने आपको बड़े तफसील से दोनों आर्टिकल का हवाला दिया है। जो जज रिटायर्ड होता है उसके बाद आप लेते हो 1 कम 70 साल की उम्र की, तो आप बेहतर है कि इन्हीं जजेस की उम्र आप 65 से 68 कर दो, तो मामला जो है बेहतर हो जाएंगे। तो यानी पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, आप कह रहे हैं? मेरा जाती ख्याल है कि करना चाहिए। तो जाहिर है अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो वो नंबर गेम में पूरे आप? मेरे ख्याल में पूरे है नंबर गेम। देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन सामने रख रहा हूँ कि 224 चाहिए तादाद हमें कौमी असम्बली में, 213 पहले से मौजूद है, और कड़ी उम्मीद है कि मौलाना साहब जो है ना वो भी आ जाएंगे, तो ये फिर हो जाएंगे 211 221 तो हम 221 हो जाएंगे, तो आगे 3 रहेंगे। तो 3 में ये कहूंगा कि यकीनन दूसरी पार्टी भी मौजूद है, और खुद जो आजाद इलेक्शन लड़ चुका है, 2 इंडिपेंडेंट जो आजाद इलेक्शन लड़ चुका है, 41 जो MNA है वो भी मौजूद है, यकीनन वो किसी पार्टी का अब हिस्सा नहीं है, तो उसमें से भी 3 आ सकते। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत अपनी जो तादाद है वो पूरा कर लेगी। सर, नेशनल असेंबली में तो आपने तादाद पूरी कर दी, लेकिन असल तो मामला सेनेट का है। सेनेट के अंदर भी तादाद पूरी हो जाएगी? सेनेट में भी हो जाएगी। अगर मौलाना साहब ने साथ दे दिया तो सेनेट में वैसे हो जाएगी, हमें किसी और की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सेनेट में तो पहले से हमारी तादाद है, मौलाना साहब के आने से, 5 सेनेटर के आने से हमारी तादाद, मतलब जो तादाद है वो पूरी हो जाएगी मेरा ख्याल। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब के आने से जो 5 सेनेटर्स आएंगे, उसके बाद भी जाहिर है आपको कोई 2 सेनेटर्स चाहिए होंगे नंबर के मुताबिक। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो अच्छी चीजें होती है उसको सपोर्ट करते हैं। आप देख रहे हैं अमेरिकन सदारत में रिपब्लिकन जो कैंडिडेट था उसने डेमोक्रेट्स को जो है ना वो सपोर्ट कर दिया है। डिक चेनी के मैं नाम ले रहा हूँ, उनकी बेटी ने, उनके फैमिली ने, और उन्हें खुद जो है ना वो इसको ट्रम्प, उसकी पार्टी को, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को जो है ना वो सपोर्ट कर दिया। तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छी तजावीज़ हो, जो अच्छी चीज़ हो तो उसको सपोर्ट करेंगे, और यहाँ सिर्फ PTI नहीं है, बाकी जमातें भी है। तो ये मौलाना फजल रहमान की अनकंडीशनल सपोर्ट होगी सर? देखिए, मौलाना का फजल रहमान की कंडीशनल या अनकंडीशनल तो ये तो बात की बात है, लेकिन आप देख रहे हैं पुख्तनख्वा का जो तर्जुमान था बैरिस्टर सैफ, उन्हें तो बड़ी गलत अल्फाज में कल परसों उनको नवाजा कि मौलाना मुफादात की सियासत करे। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मौलाना जो है ना वो PTI के साथ जाएगी, वो यकीनन मौजूदा हुकूमत के साथ, एहतियातियों के साथ जाएगी, जो पहले भी इसी एहतियात का सरबराह भी रह चुके हैं मौलाना साहब PDM का। ठीक है, लेकिन PTI तो ये भी कहती है ना कि मौलाना फजल रहमान की डिमांड भी थी हमसे कि आप हमें वहाँ से कोई 2-3 सेनेटर्स भी दें KP के से, तो वो डिमांड हमने मंजूर नहीं की, तो हुकूमत ने मंजूर कर ली। अभी तो प्रोपेगेंडा करेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। जो मौलाना जो है ना वो प्रॉपरली जो ऐलान करेगा मौजूदा हुकूमत के साथ, तो फिर बहुत सारी इनकी गाली गलोच हो, जो मौलाना और डीजल वो पता नहीं क्या क्या गाली गलोच से नवाज रहे थे, तो वो तो शुरू हो जाएंगे। तो उससे तो आप उम्मीद रखें ये PTI की यही जबान होती है। और इन गाली गलोच के बावजूद जो ना इनके दर पे जो ना 9 चक्कर, जहाँ तक मुझे याद है
कि पीटीआई ने लगाई है, लेकिन मौलाना ने हरी झंडी दिखाई है। यकीनन मौलाना की जो सीटें हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी बेनिफिशियरी जो है ना वो पीटीआई है। सिंध में तो पहले से इनका कुछ नहीं था, पंजाब में पहले से कुछ नहीं था, बलूचिस्तान में माजी ज्यादा सीटें मौलाना साहब के पास है, तो उनको सूट करता है मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है बजाय पीटीआई के। तो मधुखेल साहब, मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान भी कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि वो कर लेंगे। इस वजह से उनको सूट करता है कि खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे यकीनन उनको पीटीआई जो है ना वो कुछ नहीं मिल रहा है। बलूचिस्तान में इनकी 12 MP है, वहाँ इत्तेहाद से बाहर है। तो मैं समझ रहा हूँ कि और मौजूदा हुकूमत को जरूरत भी नहीं है मौलाना साहब की सिस्टम को, तो मेरा ख्याल में हुकूमत को एडजस्ट करना चाहिए और मौलाना साहब को उनकी पार्टी को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सियासी पार्टी में इस तरह के जो चीजें है वो हो जाती है। चले, हुकूमत तो एडजस्ट करने का इरादा रखती है, लेकिन मौलाना तो कहते हैं कि अगर वो हुकूमत में शामिल हुए तो ये उनका पॉलिटिकल सुसाइड होगा। नहीं सुसाइड होगा। देखो, तो पहले इसी एहतियात का सरबरा रह चुका है मौलाना साहब। पिछले 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी, मौलाना साहब शामिल थी हुकूमत में और इसी एहतियात के सरबरा थे। लेकिन उनका शिकवा है ना सर कि पीडीएम इत्तेहाद में तो थे, लेकिन अब जो किया इत्तेहादियों ने इस इलेक्शन के अंदर वो को ठीक नहीं किया और उससे मौलाना को बहुत नुकसान पहुंचा, और वो समझते हैं कि ये जो असम्बलियां ये जाली हैं, ये धांधली की पैदावार। नहीं, देखिए मैंने तो दलाल के साथ बात की है। मौलाना साहब को जो सीटें छीनी गई या जो दी गई है वो पीटीआई को दी गई है। डी खान से आगे पीछे पख्तूनख्वा में मौलाना की सीटें पीटीआई को दी है। यहाँ सिंध में तो मौलाना का कुछ नहीं था पहले से। बलूचिस्तान में मौलाना माजी से ज्यादा सीटें ले चुके हैं। खुद मौलाना साहब बलूचिस्तान से उसको सीट मिली है, अपने इलाके से नहीं मिली है। मेरे आबाई इलाके जोब में वहाँ जो मौलाना साहब का कैंडिडेट था फॉर्म 45 और 47 दोनों में हारा हुआ था, और वो खुशहाल खान काकड़ जो है ना जीता हुआ था। 2 दिन बाद फॉर्म 47 दोबारा आ गया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे अपने गाँव के जो सीट है सुबाई का, वहाँ मौलाना साहब का MP 35 साल बाद आ चुका है। तो मौलाना साहब को तो बलूचिस्तान में माजी ज्यादा सीटें मिली है। अगर उसको शिकस्त हुई है या उनको इनके साथ धांधली कराई गई है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में और उसकी बेनिफिशियरी पीटीआई है। तो मैं समझ रहा हूँ मौलाना साहब को मौजूदा हुकूमत ज्यादा सूट करेगी एहतियात की सूरत में। तो इसका मतलब तो ये बड़ी कन्विंसिंग सिचुएशन है आपके लिए कि नंबर गेम भी पूरी है, तरमीम भी हो जाएगी, तो जस्टिस काजी फायज ईसा को फिर एक्सटेंशन भी मिल जाएगी मधुखेल साहब? नहीं, एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन आप नहीं कह सकते हो। अगर जजेस की उम्र बढ़ाई जाएगी तो वो वैसी उसकी एज बढ़ जाएगी और एज के हिसाब से वो रहेंगे चीफ जस्टिस। और अगर वो जैसे कल उसने बयान दिए, अगर वो इस्तीफा दे दे तो इस्तीफा तो कोई भी जज दे सकता है, किसी को दे सकते हैं, आज भी दे सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जस्टिस फायज ईसा साहब बाकी जो बरादर जजेस है वो उनको मजबूर करेंगे, क्योंकि जब एज बढ़ रही है तो कानून के तहत बढ़ रही है, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का जो टेन्योर है 3 साल का, तो वो 6 साल बढ़ जाएगा, यानी 3 साल सीनियर प्यूनी जज होंगे और 3 साल चीफ जस्टिस रहेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि उनको भी नुकसान नहीं है, बाकी जजेस को भी नुकसान नहीं है, बल्कि जो रिटायर होने वाले हैं 1-8 साल में तो उसको मजीद 3 साल मिल जाएंगे। तो लेकिन आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा ना कि बाकी चीफ जस्टिस को आपने बेशक एक्सटेंशन देनी है तो दे दे, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये तो जस्टिस काजी फायज ईसा कह रहे हैं। कहता हूँ ये एक्सटेंशन नहीं है। मैं दोबारा आपसे गुजारिश करूंगा, ये एक्सटेंशन नहीं है। ये जब एज बढ़ जाती है, जब सरकारी मुलाजमीन की जब एज बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो एज में ज़ाहिर टेन्योर भी एक्सटेंड हो जाएगा ना सर। एक्सटेंशन नहीं कहते सर, टेन्योर एक्सटेंड होगा तो उसको एक्सटेंशन, चले आप उसको एक्सटेंशन ना कहें, यूं कह लीजिए कि उनका टेन्योर बढ़ जाएगा। उसको अंग्रेजी में एक्सटेंशन ही कहते हैं ना सर। अब सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, अगर ये मामला नहीं होता, ये जस्टिस काजी फायज ईसा इनकार करते हैं, तो कहीं ऐसा प्रपोजल भी है कि एक पैनल ऑफ जजेस, यानी जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होती है कि 5 लोगों का नाम होता है या 6 का होता है, उसमें से एक पिक करना होता है, तो क्या सीनियर प्यूनी जज होते हैं ना, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़ाहिर है वो चीफ जस्टिस होते हैं नेक्स्ट इन द लाइन, अगर ये नहीं होता तो 5 का पैनल भी है कि उसमें से पिक किया जाए, हुकूमत की सवाबदीद है कि किसको चीफ जस्टिस बनाना है, कोई ऐसी तरमीम भी हो सकती है? मेरे ख्याल में अगर नहीं है तब भी होना चाहिए, इस वजह से कि आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट इसी तरह होता है और दुनिया भर में जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो बेस्ट से बेस्ट होता है। वो बेस्ट से बेस्ट यही होता है कि आपके पास एक 5-6 का पैनल आता है, उसमें से आप चूज करते हैं जस्ट आर्मी चीफ का। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हुकूमत की ज़ेरे गौर नहीं है तो भी होना चाहिए मेरे वैसे मधुखेल साहब, अभी तक तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट पे फटा पड़ता था, कंट्रोवर्शियल होती थी। लगता ही है कि अगर ये करेंगे तो फिर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट भी जो है वो इसी तरह से फटा पड़ा करेगा और वो तो वैसे फटा पड़ा हुआ है। वो तो वैसे पड़ा हुआ है, चीफ जस्टिस को तो अभी से मानने को तैयार नहीं है। उनको चाहिए अपने जो इनकी मर्जी के चीफ जस्टिस और जजेस वो चाहिए
जो जज इनके खिलाफ फैसला देते उनकी जो है सोशल मीडिया में उनके खिलाफ गाली गलौज शुरू कर देते हैं। वो मंदुखेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर। कादिर मंदुखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ के साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा कर लिया है, रुख अब पंजाब की तरफ और लाहौर की तरफ मोड़ने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब वाले ये कह रहे हैं कि पंजाब आकर दिखाओ। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद संजानी के मुकाम पर जलसा किया। यानी गिरफ्तारी के बाद पहली बार इस्लामाबाद में जलसा करने का मौका मिला। इससे पहले 5 दफ़ा वो NOC कैंसिल हुआ या तहरीक इंसाफ की क़यादत उल्टे पाँव लौट गई। कतई नज़र इस बात से कि अब ये पर्टिकुलर जलसा कितना कामयाब था कितना नाकाम था, क्योंकि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ इसको कामयाब जलसा करार दे रही है, जबकि हुकूमत इसको नाकाम तरीन जलसा कहेगी। इसकी तस्वीर, इसके विजुअल सब सामने हैं। अब नंबर गेम की बात नहीं करते, लेकिन यहाँ से होने वाली जो तकारीर है, अगर इसकी टोन, उसकी टेम्पो, उसके टेनर की बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की उसकी बाज़गश बड़ी दूर दूर तक सुनाई दे रही है। फिर साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने जो तकरीर की, फिर उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रूपोश रहनुमा, उनका बयान भी चल गया। पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर KPK ने बतौर CM, ज़ाहिर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, उन्होंने एक ही सांस में ना सिर्फ वफाक पर हमला किया, पंजाब पर अटैक किया, बल्कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक भी बहुत कुछ कह गए। अब वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक हल्की सी झलक आपको दिखाते हैं, जिससे आपको कम हो जाएगा कि टोन टेनर क्या था इस जलसे के अंदर, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का। तैयार रहो, अगला जलसा NOC हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। मरियम, मैं आ रहा हूँ। अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। पंगा मत लेना, बैंडेड छोड़ो, पंगा मत लेना। खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब ये लबो लहजा एक चीफ मिनिस्टर का है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस का है। अब ये उसका है जो पूरे इस जलसे की, इस कैंपेन को लीड कर रहा था, अली अमीन गंडापुर साहब। और जिस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की है, वो सहाफ़ियों को भी नहीं छोड़ा, वो अडयाला जेल जाके इमरान खान को छुड़ा के भी ले आएंगे, वो पंजाब के ऊपर भी धावा बोलेंगे और पंजाब की खातून चीफ मिनिस्टर के बारे में मतलब जिस लबो लहजे से उसको मुखातिब कर रहे हैं वो भी अपनी जगह पर है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस तो मिल गई इस्लामाबाद में जलसा करने की, लेकिन क्या जो ये स्पेस मिली, पॉलिटिकल स्पेस हुई, इस स्पेस को उन्होंने स्क्वीज़ किया है आने वाले दिनों के लिए? क्या आने वाले दिनों में इस मिजाज के साथ कहीं भी जलसा करने की इजाज़त मिल सकेगी? सादा सा सवाल तो ये है, क्या ये जलसा है और यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया, या इसके बाद PTI कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकेगी? क्योंकि कल ही हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने 7:45 का जो एक इजाज़त, एक टाइम बार था कि तब तक आप मौजूद रहेंगे, उसको भी वॉयलेट किया गया, बुरी तरह से धज्जियाँ भी उड़ाई गई। फिर वहाँ पे जो मुठभेड़ भी हुई कारकुनान की और पुलिस के माबैन, और फिर नाखुशगवार मनाजिर भी देखने को मिले, वो अपनी जगह पर। लेकिन अब लाहौर का जलसा, दे आर नाउ आइंग ऑन लाहौर कि यहाँ जलसा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग क्या कह रहे हैं? आज हमने अता तारड़ भी सुनी, तलाल चौधरी की भी सुनी, अज़मा बुखारी साहिबा क्या कह रही हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। तान राय की पंजाबी फिल्में याद आ, जिसमें बढ़के सुनकर हंसी निकल सकती है। सिर्फ कहता है वजीर आला KPK कि 15 दिन में बानी PTI को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। इनका इलाज डंडा है, गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद। दिन में बढ़के मारते हैं, रात में हमारे पाँव पड़ते हैं। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है, मैं 20 दिन देती हूँ, कराए रहा। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद है। मैं नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ आऊँगा। अता तारड़ साहब का भी साउंड है, मैं फिर सुनवा देता हूँ। पहले नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वकील साहब। आपने गुज़श्ता रोज़ का जलसा भी विटनेस किया और उसके बाद के जो कहते हैं आफ्टर मैथ है वो भी आप देख रहे हैं। दोनों तरफ से बयानात तुंदो तेज़ दागे जा रहे हैं। पर्टिकुलरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, मरियम बीबी से मुतालिक जो कुछ कहा गया उस पर खासी आग बगोला है, सीख पाए। तो जो स्पेस मिली PTI को, आपको लगता है कि इस स्पेस को मौसर अंदाज में उन्होंने यूटिलाइज़ किया, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हुई, या आपको लगता है कि इस स्पेस को स्क्वीज़ कर लिया उन्होंने अपने लिए? शुक्रिया रेहान। देखिए, मैं समझता हूँ कि PTI ने इस जलसे में जो तकारीर की वो उनके गले पड़ जाएंगी। यानी जो लबो लहजा उन्होंने इख्तियार किया, हालांकि उनको इस जलसे की इजाज़त मिल गई, उनके लिए एक अच्छा मौका था कि वो दोबारा से अपने जलसे जुलूसों का आगाज़ कर रहे थे। अगर वो रिस्पॉन्सिबल होते और इस जलसे को अपनी जो है मोमेंटम का हिस्सा बनाते तो शायद उनके लिए आने वाले दिनों में कुछ लचक भी होती और मुश्किलात भी कम हो सकती थी।
लेकिन जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर सियासत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो इस पीटीआई के लिए खुद जो है एक ऐसा शख्स साबित होंगे जो पीटीआई को ही ले डूबेंगे। यानी शेर अफजल मरवत साहब ने तो कल ही आपको कहा था कि स्पाइलर है इस जलसे के अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब ने सिर्फ पंजाब हुकूमत को ही नहीं या मरियम नवाज साहबा के खिलाफ ही जुबान इस्तेमाल नहीं की, आप देखिए मीडिया के खिलाफ जिस तरीके से शुरू हो गए। यानी जिस अरशद शरीफ साहब का वो जिक्र कर रहे थे, इमरान रियाज साहब का जिक्र कर रहे थे, अरशद शरीफ साहब के फिर उन प्रोग्रामात का भी जिक्र करें जिसमें उन्होंने पीटीआई के हवाले से फॉरेन फंडिंग, इमरान खान साहब के जो लिंक थे बाहर, फिर इमरान खान साहब की जो करप्शन पे जो प्रोग्राम किए थे, फिर उनको भी तस्लीम कर लें। और ये लबो लहजा उस वक्त से आगाज इसका हो चुका है जब आप बिजली के ग्रिड स्टेशन पे पहुंच गए, आपने कहा मैं पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दूंगा। हालांकि उससे क्या हुआ, उसके बाद ज्यादा लोड शेडिंग हुई केपीके के अंदर, पेशावर के लोगों को ज्यादा लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन उनके इस रवैये से, इस सियासत की वजह से पीटीआई को नुकसान पहुंचा। पीटीआई धड़ों में तकसीम हो रही है, वहां लोग इनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। पीटीआई के लोग इमरान खान तक शिकायत पहुंचा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब सवाए रिश्वत लेने के और सवाए वहां करप्शन करने के कोई और काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी इन तकारीर ने वो जो लबो लहजा अख्तियार किया गया, आने वाले दिनों में इनके लिए मुश्किलात पैदा करनी है। तो आपको लगता है कि पंजाब में जलसे की इजाजत मिलेगी इनको? मेरा नहीं ख्याल पंजाब में अब इनको उस तरीके से, जिस तरीके से 8 सितंबर का जलसा हुआ, उस तरीके से इनको कोई सपोर्ट मिलेगी या इजाजत मिलेगी। वहां भी इनको देखें, शहर से बाहर जो जगह दी गई जिस पर इतराज पीटीआई का दुरुस्त लगता है कि बहुत दूर जगह थी, वहां पे जाके जलसा करना मुश्किल था, लेकिन इनको प्रॉपर रूट्स दिए गए, इन रास्तों से आप आ सकते हैं। उन रूट्स में से मैक्सिमम इनको आजादी थी वहां आने की। फिर जब तकारीर की गई, आप देखें उस तकारीर के अंदर जो तरीकाकार इख्तियार किया गया, जिस तरीके से वो हर इदारे को चैलेंज कर रहे हैं, यानी आप अडियाला जेल से कैसे छुड़वा कर लेके जाएंगे इमरान खान साहब को। ये जलसे की बुनियाद ये रखी गई थी कि आप इस्लामाबाद पहुंचे, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अब वो एक नया नारा दे के अपने आप को जो जिंदा रखना चाहते हैं कि जी हम 15 दिन के अंदर अंदर उनको आजाद करवा लेंगे। तो गोया एक वजीर आला जो है वो अगर टकराना शुरू कर देगा रियासती इदारों के सामने या हुकूमत के सामने, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा निकलेगा कि केपीके हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, जिसका जिक्र आपने भी किया गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का, साबिक वज़ीर आला का। उनका रवैया क्या था? इमरान खान साहब जब इधर बनी लाहौर में जमान पार्क में मौजूद थे, तो गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी पुलिस कमांडोज यहाँ भेज दिए गए, जो पंजाब पुलिस के सामने खड़े कर दिए गए। यानी खालिद खुर्शीद साहब ने ये नहीं देखा कि भाई वो एक सूबे के वज़ीर आला भी हैं, पॉलिटिकल लीडर वो अलग है, पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से वो शिरकत कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से वो इमरान खान साहब से मिलने आ सकते हैं जमान पार्क में, लेकिन कमांडोज उनके हवाले नहीं कर सकते कि वो पंजाब पुलिस से लड़ना शुरू कर दें। ये वो बुनियाद थी जिससे दूरियां बढ़ती चली गई। सूबों को आपस में लान खड़ा करने की भी एक प्लानिंग। सर देखिए, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की है, ये कुछ जाती हैसियत में या पर्सनल कैपेसिटी में तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको याद होगा इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले ये अपने लोगों को कहा केपीके कि अली अमीन गंडापुर मेरा हमायत याफ्ता चीफ मिनिस्टर है, मेरी पूरी उसको तायद, सपोर्ट और तौसीक हासिल है। तो अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कहा, इसका मतलब तो ये है कि उन्हें इमरान खान साहब की सपोर्ट हासिल है, बैकिंग हासिल है। और यही अली अमीन गंडापुर है जिनसे मुताल्लिक एक तासुर 1-1.5-2 हफ्ता पहले तो ये था ना कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो अब ये किस तरफ खेल रहे हैं? और फिर अगर ये जो भी समत है इनकी, उस समत में इमरान खान भी खड़े हैं। अगर देखा जाए तो जी, जो लोग कहते थे ना कि ये विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, अगर आप उनकी तकरीर को सामने रखें तो उनके खदशात दुरुस्त लगते हैं हमें। यानी पीटीआई अगर अच्छे तरीके से जलसा करके चली जाती, उनको आइंदा जलसों में सपोर्ट मिल जाती और पीटीआई अपने आप को एक जमहूरी और सियासी जमात के तौर पे आगे बढ़ती रहती, तो उसका फायदा था। उन्होंने फिर उसको पीटीआई को वापस उसी जो है तरफ ले गए कि हम इंतशार की सियासत करेंगे, हम टकराएंगे, हम चौकों में लटकाएंगे, हम फांसियां देंगे, हम शलवारें उतारेंगे। तो गोया इसका मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर थी, अगर उन्होंने प्लानिंग से की है, सोच समझ के की है, किसी मनसूबाबंदी के तहत की है, तो फिर तो आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि किसी और विकेट पे खेल रहे हैं। ये चाहते हैं कि पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़े, ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहें, ये चाहते हैं कि डायलॉग के होने के इम्कानात हैं तो वो ना हो, और ये मुश्किलात इमरान खान साहब की बढ़ती चली जाए। अली अमीन साहब तो वज़ीर आला है, वो तो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं अपनी हुकूमत। अच्छा, मेरा सर मुख्तसर सा सवाल भी और वेरी क्विकली ये भी है कि अली अमीन गंडापुर अभी तो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इस टोन, इस टेम्पो, इस तकरीर के बाद चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं आप उनको? अगर वो किसी के कहने पे या किसी एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं और वहां खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, तो फिर इनको तो चीफ मिनिस्टर से नहीं हटाया जा सकेगा ना। अच्छा, देखिए, विकेट के दोनों तरफ खेलने की बातें जो की जाती है, क्यों कहते हैं पीटीआई वाले कि ये स्पाइलर हैं इस जलसे के?
वो हमारी मुश्किलात बढ़ाते हैं। बात तकारीर इसलिए की जाती हैं कि कहीं ना कहीं जो अगर कहीं रिलीफ मिल रहा है किसी को वो रिलीफ ना मिले। तो मैं समझता हूँ ये पीटीआई के लिए भी एक बड़ा मुश्किल मरला है कि अली अमीन उनको कहाँ लेकर जा रहे हैं। अगर पीटीआई ने ना ये सोचा ना समझा तो ये मजीद इंतशार की सियासत, लड़ाई की सियासत उनको दोबारा वापस धकेल देगी। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कि जो अली अमीन गंडापुर ने जिस लबो लहजे में खिताब किया और सारे जलसे की जो सब उन्होंने जिस दाग बेल डाल दी है वो आने वाले वक्त में को पीटीआई के लिए प्रोडक्टिव नहीं बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ताजर 2 स्कीम के ऊपर नईम मीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एफबीआर ने ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई, जिस पर ताजर बरादरी ने अपने खदशात का इजहार करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। और ताजर बरादरी की जानिब से कारोबार के मकाम की बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन की पेशगी टैक्स की अदायगी के खिलाफ मज़ामत का सिलसिला भी जारी है, जबकि हुकूमत की तरफ से ताजरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिशें भी तेज़ हो गई। लेकिन अभी तक लगता नहीं है कि ऊँट किसी करवट बैठेगा, क्योंकि दोनों तरफ से मज़ामत का सामना है। हुकूमत कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, एफबीआर कन्विंस करने की कोशिश कर रही है एज ऑलवेज, मगर ताजर टैक्स नेट में आने को या इस मैकेनिज्म में आने को तैयार नहीं है। इस वक्त चीफ कोऑर्डिनेटर एफबीआर ताजर 2 स्कीम मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नईम मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ताजर 2 स्कीम तो आप ले आए हैं, मगर ताजर इस स्कीम पर अपने गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई कि आप किसी को एरिया वाइज एक बेस के ऊपर के इस एरिया में ये बिजनेसेस फॉल करते हैं, आप उनको सिमिलर एक फिक्स टैक्स लगा दें जो इंतहाई अनजस्टिफाइड है। तो नईम मीर साहब, इस हवाले से एफबीआर ने कोई कोशिश की, क्योंकि आप तो ब्रिज हैं बिटवीन ट्रेडर्स एंड एफबीआर, तो इस पर एफबीआर क्या कर रहा है? कोई फ्लेक्सिबिलिटी है एफबीआर क्या? जी, आपकी बात दुरुस्त है कि ताजर तंजीमों को ताजर 2 स्कीम के हवाले से जिस अंदाज से टैक्स किया जा रहा है, यानी वैल्यूएशन टेबल के जरिए, इस पर ताजर तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए ताजर तंजीमों के नुमाइंदगान इस वक्त भी एफबीआर के साथ मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं और मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा इस दफ़ा मुस्बत पेशरफ्त भी हो रही है अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से। जो आपने बात की कि फ़िक्स टैक्स, तो मैं इसकी पहले वजाहत कर दूँ, ये फ़िक्स टैक्स बिल्कुल नहीं है और फिक्स टैक्स जो है वैसे भी ताजरों के मफाद में नहीं है। इस तरह का ये नहीं सब ये कैसे होगा? देखिए, ये अभाव मौजूद है, जरा ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी तासुर आम ये है कि एरिया वाइज स्पेसिफाई कर दिया गया कि इस एरिया में आने वाले तमाम तर बिजनेसेस, वो कोई रिटेल शॉप्स हैं, उनको इतना टैक्स होगा नो मैटर व्हाट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक दुकान का रेवेन्यू ज्यादा है और दूसरी दुकान का रेवेन्यू कम है, दोनों को एक ही तरह से टैक्स किया जाएगा। अभी तासुर ये पाया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, और फिर जो टैक्स आपने जमा करा दिया वो फिर कहीं एडजस्ट भी नहीं हो सकता। तो इस हवाले से जरा बताइए कि ये अभाम है, कोई क्लैरिटी दीजिए कि क्या इससे फर्क बात है, मुख्तलिफ है क्या? कुछ गलत फहमियाँ थी जो इन टैक्सेस को लेकर थी और ताजरों को इन्हीं गलत फहमियों को दूर करने के लिए हमने बुलाया भी है और हम बता भी रहे हैं कि ऐसी सूरत नहीं है, जिस चीज़ को वो जैसे समझ रहे हैं वो वैसे नहीं है, बल्कि उसके बरक्स है। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में अभी बयान किया कि ये पहली बात तो ये है कि ये फिक्स टैक्स नहीं है, ये एडजस्टेबल टैक्स है और साल बाद आप अपना रिटर्न जमा करवाएंगे तो ये रिटर्न के अंदर एडजस्ट होगा और जिसका जितना ज्यादा टैक्स बनता होगा वो उतना टैक्स देगा, किसी का कम बना होगा, ज्यादा अदा किया गया होगा तो वो वापस मिलेगा। अच्छा, देखिए अब आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि अब रियासत फिर रिट्रीव कर रही है, यानी फिर बैक स्टेप करना पड़ रहा है। अब चीजें बड़ी मुख्तलिफ है, जो पहले प्रपोज्ड एक मैकेनिज्म था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात हो गई है और अभी भी कोई चीज फाइनलाइज नहीं है, चीजें अभी तय हो रही हैं, क्योंकि ये इत्तला भी पहुंची कि गालिबन सेक्शन 140 है या 149 है, उसके तहत इत्तलाक होगा, इत्तलाक बहुत सख्त होगा। अब यहां तक होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है फ्रीज करके वहां से अमाउंट निकलवा ली जाएगी, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि अगर इतलाक नहीं हुआ अभी तो आईआरएस के ऊपर ये जो ताजर दोस्त का ऑप्शन आ रहा है, क्या वो अभी उसमें ताजर अपने आप को रजिस्टर ना कराएं? क्या रजिस्टर करने के लिए भी कोई खास को टीम उन तक पहुंचेगी एफबीआर की जो है वो रजिस्टर करेगी? किस तरह से होगा और फिर इतलाक होगा कब से? अभी तो बहुत सारी चीजें लगता है कि गैर यकीनियत में है, हवा में मुअल्लक है। जी बिल्कुल, आपकी जो बातें हैं उसकी वजाहत जरूरी है। देखें, पहली बात तो यह है कि ये किसी किस्म का रिट्रीट नहीं हो रहा। SRO 1064 22 जुलाई को आया था और उसके अंदर रिव्यू का मैकेनिज्म मौजूद था। बदकिस्मती ये हुई कि हमारे ताजर भाइयों को इस चीज़ का
इल्म ही नहीं हुआ कि इसके अंदर ये सारे मैकेनिज्म मौजूद हैं और रियासत किसी जालमाना टैक्स के नफाज पर यकीन नहीं रखती। रियासत जो है वो इस तरह टैक्स लगाना चाह रही है कि वो अदल इंसाफ पर मबनी हो और किसी के साथ ज्यादती ना हो। लिहाजा वो खिड़कियां और वो दरवाजे भी SRO के अंदर पहले से ही खुले थे, जो आज हमारी ताजर तंजीमों के इल्म में बातें आ रही हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ताजर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो बहुत सादा और आसान है। आप अगर अनरजिस्टर्ड ताजर हैं और आप पहले से फाइलर नहीं है तो आप एक ऐप के जरिए खुद अपने आप को रजिस्टर्ड करें। उसमें जो बुनियादी मालूमात दरकार हैं वो आपका कमर्शियल मीटर का कंज्यूमर नंबर और आपका शनाख्ती कार्ड और उसकी डिटेल्स हैं। बिकॉज हमें ये देखना है कि कौन सी दुकान पर जहां जो कमर्शियल मीटर लगा है वहां कौन सा शख्स कारोबार कर रहा है, क्योंकि जो लोग कारोबार कर रहे हैं जिस दुकान पर जहां कमर्शियल मीटर की तनसीब है तो टैक्स की अदायगी उन लोगों ने करनी है, ना कि उस शख्स ने करनी है जिसके नाम पर कमर्शियल मीटर है। तो सर ये एहसास जिम्मेदारी उजागर करते करते उनको आते हुए जिम्मेदारी का एहसास होते हुए कितना टाइम लग जाएगा आपको लगता है? नहीं, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे ताजर जो हैं बड़े बाशऊर हैं, जो मुज़ाकरात कर रहे हैं हमारे ताजर नुमाइंदे वो बड़े जिम्मेदार लोग हैं और मेरी उनसे बातचीत भी होती रहती है। तो मुझे बड़ा कभी यकीन है कि इस महीने के एंड तक क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स की अदायगी का निज़ाम जो है वो शुरू हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आपको हम अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये खुशखबरी सुना देंगे कि टैक्स जो है वो इकट्ठा करना भी FBR ने शुरू कर दिया है और ये बड़ा आसान और सादा निज़ाम होगा। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, देखें कि मेरा हमेशा से ये मुतालबा रहा, जिस तरह आपने कहा कि मैं खुद उन एहतजाजों को लीड करता रहा हूँ माजी में, तो बिल्कुल मेरा ये मुतालबा था कि आसान और सादा निज़ाम लाएं जो कोई भी ताजर खुद इख्तियार कर सके, उसे वकला की फीसें ना देनी पड़े, उसके ऊपर किसी किस्म का माली बोझ ना पड़े, तो बगैर कोई खर्चा किए, बगैर किसी से कंसल्टेंसी चार्जेस किसी को अदा किए हमारा ताजर जो है वो इस निज़ाम का अगर हिस्सा बने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम मीर साहब, नईम मीर ताजर रहनुमा है और चीफ कोऑर्डिनेटर हैं FBR के, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भारत से खबर शामिल करेंगे। इंतहाई होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं और स्टार्ट्स हैं, नंबर्स हैं जो आपके सामने रखे हैं। हिंदुस्तान में खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, तो वहीं भारत में इस जुल्म के आगे खामोश तमाशाइयों की बड़ी तादाद भी देखने को मिल रही है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर अजीन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें एक शख्स को सड़क किनारे मुबैना तौर पर एक खातून का जिनसी इस्तेहसाल करते देखा जा सकता है। वाक़े की सबसे तशवीशनाक और अफसोसनाक बात यह है कि दिन दहाड़े सड़क के किनारे होने वाले इस वाक़े के दौरान लोग ज्यादती करने वाले को रोकने की बजाय उसकी वीडियो बनाते रहे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और वीडियो बनाने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शर्मनाक वाक़े ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में इंसानी और खुसूसन खवातीन के हुकूक की पायमाली और माशरती रवैये की ज़बूहाली पर संगीन सवालात उठा दिए। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश खवातीन के रेप, अगवा और उन पर जुल्म में नंबर 1 है। उज्जैन में पिछले साल सितंबर में भी जिनसी इस्तेहसाल का शिकार 15 साल जख्मी लड़की की नीम बरहना वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो घर घर घूमकर लोगों से मदद मांग रही थी। अब नरेंद्र मोदी भारत को शाइनिंग इंडिया से ताबीर करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ मुसलमान हो या हिंदू, जानो माल, इज्जत, आबरू महफूज नहीं है। यहाँ बेइसी सर चढ़कर बोल रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे भारत में इंसान नहीं बल्कि जिंदा लाशें बसती हैं जो जुल्म पर आंखें बंद कर लेती हैं या फिर मजलूम का तमाशा देखने में लुत्फ महसूस करती हैं। प्रोग्राम के वक्त अपने इंतजाम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।